तो रिमेम्बरिंग पॉलिटी लाइक नेवर बिफोर सीरीज के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को मास्टर करना थ्रू दिस सिंगल वीडियो। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल टॉपिक्स है ना, उनको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम मास्टर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक, राइट। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, अगर मालूम है तो आगे बढ़ जाओ। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। तो डीपीएसपी पार्ट 4। अब पार्ट 4 पे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया है, राइट। पहले देखा प्रीएम्बल, क्या देखा प्रीएम्बल। उसके बाद हमने देखा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, पार्ट 1 है ना। फिर पार्ट 2 देखा 5 से लेकर 11 तक। अच्छा, पार्ट 1 क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। सेकेंड पार्ट में पार्ट 2, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप देखा। देन पार्ट 3 में देखा, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स को देखा, है ना। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और पार्ट 4A भी देखेंगे, जो कि आर्टिकल 51A में है, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज आज का हमारा एजेंडा है। तो आर्टिकल पर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपी की ये पार्ट 4 में मिलेगा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। जो आइडिया है वो बारो किया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से, और इन्होंने बारो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान रहेगा, हमने बारो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कब, 1937 में, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से, और इन्होंने कब, कहां से बारो किया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा पॉइंट है, ये जो डीपीएसपी है फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट को, क्या करने के लिए, कि स्टेट जो है जब भी अपनी पॉलिसीज या फिर लॉ को इनेक्ट करे तो डीपीएसपी को ध्यान में रखे। अगला पॉइंट है कि जो डीपीएसपी है वो रिसेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोवाइडेड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आपको कहां पे मिलेगा, डीपीएसपी मिलेगा। हमारे यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ना कि पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट है। और डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वायलेट करता है स्टेट, तो आप डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स में करते हैं, राइट। और डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये कोर्ट्स को हेल्प करता है एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कि जो कोई लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसकी कि नहीं, वो इनेक्ट करने में, बताने में हेल्प करता है कोर्ट को, कौन, डीपीएसपी। अगला है कि जो डीपीएसपी है ना, वो कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता है किस पे, लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, लेकिन उसको गाइड जरूर करता है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल वाइज। देखो आर्टिकल 36 में क्या है, डिफिनेशन है स्टेट का, जो आर्टिकल 12 में है ना, क्या डिफिनेशन ऑफ स्टेट, वही सारा कुछ है। चलो शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। देखो किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, आपको पता है, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारा, स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। अब इसमें चाहे यूनियन हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, सारे के सारे उसके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव क्या आएंगे, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा। वहीं पे जुडिशरी की बात करें तो अगर ये वर्किंग है, जुडिशरी वर्किंग है, तो वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। अगर नॉट वर्किंग है तो डेफिनेशन में आएगी। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। तो ये हो गया आर्टिकल 36। और अगर वहीं पे साथ में स्टेचुअरी या नॉन स्टेचुअरी कोई बॉडी है, लाइक सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सारे के सारे भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। होपफुली आपको आर्टिकल 36 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। 37 ये बोलता है ये ड्यूटी ऑफ स्टेट होगा डीपीएसपी को इंक्लूड करना उनके अपने पॉलिसीज में, जब भी वो लॉ इनेक्ट करते हैं उन समय। एकदम क्लियर हुआ क्या, ये आर्टिकल 37 बताता है। अब क्या किया हमने कि आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक जितने भी हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, सोशलिस्टिक टाइप डीपीएसपी, गांधीयन टाइप और लिबरल टाइप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर में स्टेप बाय स्टेप हर एक आर्टिकल को हम देखेंगे, ठीक है, जो भी जिसमें लाई करता है। इससे क्या होगा, बाइफरकेट करना भी आसान होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताओ कौन से सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, राइट। तो आर्टिकल 38 से स्टार्ट करते, क्यों, क्योंकि 36 देख लिया डिफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 देख लिया क्या कि ये डायरेक्शन है स्टेट को क्या करने में, जब भी फ्यूचर में वो अपने पॉलिसीज को या फिर लॉज को बनाएंगे तो। और साथ में 37 में ये भी बोला गया कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। बोला एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब आर्टिकल 38 से स्टार्ट करते कि 38 बोलता है कि क्रिएट अ सोशल ऑर्डर फॉर अ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा है मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम टू द एलिमिनेट इनइक्वलिटी इन स्टेटस, जिसको 44th अमेंडमेंट में से इंक्लूड किया गया।
फिर 39 की बात किया जाए तो लिवलीहुड फॉर ऑल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपको कहां पे मिलेगा? डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑब्वियसली डीपीएसपी में। ठीक है, अगला है इक्वल पे फॉर मेन और वुमेन, हेल्थ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रेन नॉट एब्यूज। ये सारा कुछ आपको आर्टिकल 39 में मिलेगा। ये सारा कुछ क्या है? सोशलिस्टिक डीपीएसपी है। अच्छा, ये आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। सोशलिस्टिक का मतलब सबका साथ सबका विकास। गांधीयन क्या करते हैं? जोर देते हैं स्टेटलेस सोसाइटी पे, कि सारा कुछ जो है लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, लाइक विलेज पंचायत होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारा कुछ, राइट। और लिबरल्स क्या करते हैं? वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं और सबके लिए यूनिफॉर्मिटी हो, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज ऑफ 14 ईयर, जो कि 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से इंक्लूड किया गया था। ये सारा कुछ है ना। तो अपन क्या करेंगे? सोशलिस्टिक मैंने बताई थी आपको। गांधीयन में क्या क्या आता है? आर्टिकल वाइज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गांधीयन डीपीएसपी में आता है पहला तो विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 में है कॉटेज इंडस्ट्री, 43 बी में, जो कि 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 में किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 46 में है एसटी एसटी का प्रमोशन करना है ना। और 47 में है प्रोहिबिट करना है लिक्वर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इसमें स्लॉटर ऑफ काउज का भी एक होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। 48 है क्या? प्रोहिबिट करना है स्लॉटर ऑफ काउज एंड ड्रॉट केटल। और एक यहाँ पे पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स के 2012 के क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। 2020 में क्या पूछा गया था कि एक कॉमन चीज क्या है? गांधीजम और मार्क्सिज्म में उनका फाइनल गोल है स्टेटलेस सोसाइटी का, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, राइट। तो ये क्या हुआ? गांधीयन डीपीएसपी है। सेम मैनर में पहला क्या? सोशलिस्टिक में और कौन कौन सा आता है? एक फ्री लीगल एक्ट का आता है आर्टिकल 39 ए में। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? प्रोवाइड राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 बोलता है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। फिर है सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी टू वर्कर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब उसके बाद लिबरल का मैंने समझा ही दिया आपको क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को टिल द एज ऑफ 14 ईयर, जो कि इंक्लूड किया गया इस अमेंडमेंट से। 48 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। 48 ए बोलता है सेफगार्ड करना है आपको फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, 42nd अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया। 49 जो है प्रिजर्व करना मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट को। और 50 जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बोलता है। और 51 बोलता है प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ये सारा कुछ आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा लिबरल डीपीएसपी में। अब क्या करना है आपको? आर्टिकल वाइज सबको लाइन वाइज याद में रखना है, ध्यान समझो। स्टार्ट हो रहा 36 से, क्या है? डिफिनेशन ऑफ स्टेट। डिफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 क्या बोलता है? नॉन जस्टिसिएबल है, साथ में गाइड करेगा, गाइडिंग प्रिंसिपल है किसको? स्टेट के लिए, जब भी वो फ्यूचर में लॉज या पॉलिसीज बनाता है, राइट। 38 बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है देख लेते हैं एक बार, मैं भी भूल गया। 38 बोलता है कि एक सोशल इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है इनइक्वलिटी को, साथ में प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है। 39 में दो चीज आती है, 39 और 39A। 39 जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करता है। 39A जो है इक्वल जस्टिस या फिर फ्री लीगल एड, जो कि 42nd अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है आपको। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं 40 से। अब आर्टिकल 40 क्या है? विलेज पंचायत। क्या? विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना। 41 बोलता है आपको राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है। क्या? राइट टू वर्क और टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। पब्लिक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करना आर्टिकल 41 में है। 42 बोलता है ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, वर्क और मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी रिलीफ। 42 के बाद 42 में ही आई थिंक ए और बी है। क्या क्या? 42A और 42B। बी आपको पता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, जो कि 2011 में इंक्लूड किया गया था। पार्ट 1 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री है। एक बार देख लेते हैं। 42 माफ कीजिएगा 43B है, वो 42 नहीं 43 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 43 है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, 2011 में इंक्लूड हुआ। और 43A जो है ना, वो ये बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से इंक्लूड किया गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? 41A क्या बोलता है?
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। 43 का बी बोलता है कॉटेज क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कब 2011 में इंक्लूड किया गया। बोलो एकदम क्लियर है क्या 43 ए और बी का। 44 क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 45 क्या बोलता है चिल्ड्रेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना है टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब 46 जो है 46 क्या था एक बार देख लेते हैं। 46 हाँ 46 है एसटी प्रमोशन करना है। 47 है प्रोहिबिट करता है लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। 47 हो गया। 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। 48 जो है सेफगार्ड करता है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। 49 प्रिजर्व करना मोन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ये सारा कुछ। और आर्टिकल 50 क्या बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये हो गया कहां से कहां तक लेकर 50 से लेकर 36 से लेकर 51 तक। होपफुली आपको सारा कुछ क्या करोगे आप ऐसे ही लाइन वाइज लिखोगे और इसको याद करने की कोशिश करोगे। अब इसको क्या है ना मैंने कैसे याद किया है कि स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी क्या है समझो। 38 से स्टार्ट करो। जब आप वेलफेयर करोगे लोगों का है ना तो क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना पड़ेगा तभी वेलफेयर कर सकते हो आप राइट। अब जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड कर दिया लोग जो है हर किसी को चाहिए क्या वेलफेयर। तो इसलिए वो क्या करेंगे उन्हें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। तो 39 ए क्या हो गया फ्री लीगल एड। फिर उसके बाद 40 में क्या है विलेज पंचायत। तो आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कर लिया फिर वो क्या मांगेंगे काम मांगेंगे। 41 में क्या हो गया काम मांगे ठीक है। 42 में क्या हुआ काम मांग तो रहे हैं लेकिन वो जो काम मिलना चाहिए वो ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए काम के दौरान। अब फिर 43 में आ गया सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। देखो काम तो मिल रहा पैसे आ रहे हैं उनके पास। अब उसके साथ क्या होना चाहिए उन्हें कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगी साथ में सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी जो है वर्कर को मिलनी चाहिए। फिर 43A और 43B कैसे याद रखोगे। 43A क्या बोलता है वो पार्टिसिपेट कर पाए किसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट में। साथ में 43B क्या बोलता है कि वो बना पाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। अब ये सारा कुछ हो गया। फिर अब थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ उनकी लाइफ तो वो मांगेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया शादी ब्याह भी उनका हो गया राइट। अब 45 में बच्चे हुए उनके बच्चों को क्या करेंगे पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए 14 ईयर तक पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये स्टोरी आप ध्यान में रखोगे बाकी आर्टिकल के लिए भी ठीक है। तो आपको इस स्टोरी के माध्यम से सारा कुछ याद रहेगा। होपफुली आपको एकदम अच्छे से सारा कुछ क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये उससे पहले ये सारा कुछ आप देख लो। आर्टिकल 47 43 ये मैंने आपको समझा ही दिया है ना। और 2015 में पूछा था यूपीएससी में कि डीपीएसपी स्पेल्स आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड डीपीएसपी के बाहर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है स्टेट के लिए वो है SC/ST सर्विसेज आर्टिकल 335 में मिलता है इस पार्ट में। साथ में इंस्ट्रक्शन ऑफ इन मदर टंग जो कि आर्टिकल 350A में मिलता है इस पार्ट में मिलता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी जो है आर्टिकल 351 में मिलता है। ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है टू दी स्टेट। अब हमारा आता है नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज 51A। 51A एड किया गया था किसके द्वारा ये एड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में। माफ कीजिएगा इससे जो है 11th वाला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एड किया गया था। बाकी फंडामेंटल बाकी ड्यूटीज जो 10 बची वो कब एड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बोलो एकदम क्लियर गुड। अब वो क्या क्या है वो जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में तो सारे के सारे केसेस एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। क्या पहला है चंपकम केस 1951 का जिसमें ये बोला गया फंडामेंटल राइट जो है वो बड़ा है डीपीएसपी से लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। फिर गोलकनाथ केस हुआ 1967 में उसमें ये बोला गया कि नहीं देखो फंडामेंटल राइट जो है वो बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी के लिए। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में आई थिंक या फिर उसके थोड़ा सा बाद 24th अमेंडमेंट देख लेना ये डेट को मारो बोले पहले ये ध्यान में रखो। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसने इंसर्ट किया आर्टिकल 31C जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में राइट में देख लिया था इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी 39B और C। चलो शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। 31C बोलता है कि देखो अगर हम 39B और C को अभी ऊपर देखा हमने क्या है राइट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को एक्सक्लूड करना और वेलफेयर ऑफ स्टेट करना। तो इन दोनों आर्टिकल को अप्लाई करने के लिए मतलब प्रोवाइड करने के लिए हम फंडामेंटल राइट 14 और 14th को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब FR कैन बी अमेंडेड फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड साथ में कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट और इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में। फिर आया केशवानंद भारती केस ऑफ 1973
उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया सेकंड प्रोविजन को, क्या कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल किया जा सकता है, और वहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, राइट, जिसने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया, डीपीएसपी जो है ग्रेटर है फंडामेंटल राइट से। आप कर तो सकते हो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर मिनर्वा मिल्स केस हुआ 1980 में, जिसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है सुपीरियर है डीपीएसपी से, लेकिन डीपीएसपी 39B और सी को इंक्लूड करने के लिए फंडामेंटल राइट 14 और 19 को ब्रीच किया जा सकता है। अब फंडामेंटल राइट सुप्रीम है ओवर डीपीएसपी, और पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के लिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इतना क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। अब फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट, कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंस्पायर्ड है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंस्पायर्ड है। 1976 में सोरेन सिंह कमेटी जो है रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। 1999 में वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया लीगल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इंक्लूड किया 10 फंडामेंटल राइट, और 11th कहां पे इंक्लूड हुआ, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। अब कौन कौन से है वो सारा कुछ आप देख लो। ध्यान रहे कि नॉन जस्टिसिएबल है, विदाउट लीगल सैंक्शन नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते जबरदस्ती। वोट करना पब्लिक इलेक्शन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ध्यान में रखना है आपको। अब क्या है, टोटल 11 के 11। अब ये देखो टोटल 10 दिख सकता है, लेकिन तोड़ मरोड़ के देखोगे 11 मिल जाएगा। अब डिटेल में, वो तो शॉर्टकट में था, डिटेल में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आपको ये पूरा का पूरा 2-3 बार पढ़ना है, हाँ रटने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे जेनरिक चीजें आपको याद हो जाएगा, कि सच दैट आप एलिमिनेट तो कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिस्पेक्ट करना है आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। क्या मैं भी वही चीज पढ़ूंगा, तो इससे बेहतर है आप इसको 2 बार अभी के अभी पढ़ो। कितनी बार? 2 बार पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि 2 बार पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपको याद हो जाएंगी, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को विजिट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि सारी काम की चीजें मिलेगी। जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीडीएस और सीएपीएफ के फ्रॉम 1993 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैनल पे। कितने कितने ड्यूरेशन का है वो भी मैंने लगा दिया है, सच दैट उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओ कौन सा देखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।